सॉल्व करोगे इस प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर दिया है, काफी अच्छी लेवल है, पीओ मेंस लेवल है। 3 बुक्स है, मैथ इंग्लिश एंड साइंस। नहीं हो रहा है क्या विपुल? शिवानी तुम्हारा? शिवानी कुछ टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? आ रहा है आंसर? अच्छा, कर दो फिर स्टार्ट। ठीक है गए, स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। डीआई थोड़ी हाई लेवल की है। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक दिया है। उसमें क्या बोल दिया है, अ सेलर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ मैथ्स बुक, इंग्लिश बुक एंड साइंस बुक फ्रॉम पब्लिशिंग हाउस। एक पब्लिशिंग हाउस से सेलर ये तीनों बुक जो है वो बाय करता है, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ मतलब मैथ्स के कुछ बुक हो गए, इंग्लिश के कुछ बुक हो गए एंड साइंस के कुछ नंबर ऑफ बुक्स हो गए। अब आगे बोला है, द नंबर ऑफ मैथ बुक इज 220% मोर देन द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक। अब ये जो मैथ वाले बुक है वो इंग्लिश वाले बुक से 220% मोर है, ठीक है। तो डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते गए सबसे पहले तो ये जो नंबर ऑफ मैथ्स बुक हो गए, ये नंबर ऑफ इंग्लिश बुक से कितने परसेंट मोर है? 220% मोर है। अब 220% की फ्रैक्शन क्या आती है? 11/22/10 मतलब 11/5 आता है। क्या मिल जाएगा गाइस मुझे? 11/5 मिल जाएगा। तो अगर इंग्लिश को मैं 5 यूनिट कंसिडर करूंगा तो 5 पे 11 यूनिट ज्यादा, मतलब मैथ्स कितने हो जाएंगे? 16 यूनिट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बुक्स, ये किसके बारे में बोल दिया है? ये नंबर ऑफ बुक्स के बारे में बोल दिया है। तो मैथ्स में इंग्लिश अगर 5 बुक हो गए तो मैथ्स कितने हो जाएंगे? 16 बुक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मैथ बुक इज 24 लेस देन द नंबर ऑफ साइंस बुक। तो मैथ बुक क्या बोल दिया है
कि 24 लेस है साइंस बुक से। तो साइंस बुक क्या हो जाएंगे, मैथ बुक से 24 मोर, मतलब 16 यूनिट प्लस क्या मिल जाएगा, 16 यूनिट प्लस 24 मिल जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोलेगे इस देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक इज 220 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में डाटा गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस के बारे में डाटा गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक, या फिर एक काम कर लेते गाइस, यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, साइंस डाटा ही एक्सट्रैक्ट कर लेते टेबुलर फॉर्म में। तो नंबर ऑफ बुक्स कितने आ जाएंगे, एक सेकंड, नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास मिल जाएंगे, मैथ में कितने, 16 यूनिट है, इंग्लिश में 5 यूनिट है, एंड साइंस में कितने, 16 यूनिट प्लस 24 है, ठीक है। एक सेकंड, 16 यूनिट प्लस 24। अब कॉस्ट प्राइस क्या बता दिए, देखो कॉस्ट प्राइस बता दिए कि ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक इज 220 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक। तो अगर मैं मैथ बुक की कॉस्ट प्राइस एक्स कंसिडर करता हूं, तो साइंस बुक की कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, 220 रुपीज लेस। तो एक्स माइनस 220 रुपीज मिल जाएंगे मुझे साइंस की कॉस्ट प्राइस। यहां तक सभी को क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो, लाइक बटन के ऊपर टैप करके कंफर्म कर दो गाइस, यहां तक क्लियर है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे, ईच साइंस बुक, इंग्लिश बुक एंड मैथ बुक मार्क एट अ फ्यू परसेंटेज अबव देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस। अभी जो कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर मार्किंग की है, मार्कअप परसेंटेज लगाया है, मार्क परसेंटेज लगाया है, जिससे कि कोई ना कोई एक वैल्यू के ऊपर ये मार्क प्राइस क्या किया जाएगा, सॉरी ये तीन प्रोडक्ट्स क्या किए जाएंगे, सेल किए जाएंगे। तो कोई ना कोई एक परसेंटेज के ऊपर, कोई ना कोई एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर इन तीनों कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्किंग किए तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही ध्यान में रखना है कि ये जो मार्किंग परसेंटेज होता है, मार्किंग परसेंटेज क्या है, मार्किंग परसेंटेज सेम है तीनों बुक के लिए, मतलब सेम मार्किंग परसेंटेज से तीनों बुक पर मार्किंग की है, मार्कअप किया है। अब आगे क्या बोला, इस साइंस बुक, इंग्लिश बुक एंड मैथ बुक मार्क एट अ फ्यू परसेंटेज अबाउट देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस। अब आगे क्या बोला है, द बुक सेलर सोल्ड ऑल साइंस बुक टुगेदर एट 80,000। अब सेलिंग प्राइस बता दिया है, तो साइंस बुक कितने, साइंस बुक के बारे में बोला है ना, साइंस बुक एट 80,000। तो साइंस बुक, नंबर ऑफ साइंस बुक कितने हैं, एंड ये इतने बुक्स बेचने के बाद, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, उसको कितने का रेवेन्यू मिलता है, 80,000 का रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। तो 80,000 बना लेता हूँ, 80,000 का क्या मिलता है, उससे रेवेन्यू मिलता है। अब आगे क्या बोला है, अ डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक, सॉरी, अ डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक, discount rupees given on each, हाँ, discount given on each English book and profit earned on it is equal। शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है क्या कुछ, एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड, यही है क्या, मैं एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर रही हूँ। वहां पे सेंटेंस मुझे अधूरा दिख रहा था, क्या बोला है देखो, द बुक सेलर सोल्ड ऑल द साइंस बुक टुगेदर एट 80,000, अ डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक। अच्छा, यहाँ पे भी तो वही है, डिस्काउंट गिवन ऑन ईच इंग्लिश बुक एंड प्रॉफिट अर्न ऑन इट आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन तो सही दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे आधा ही सेंटेंस दिख रहा था, अ डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ ईच साइज बुक, उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, डिस्काउंट गिवन ऑन ईच इंग्लिश बुक एंड प्रॉफिट अर्न ऑन इट आर इक्वल। तो देखो, ये जो इंग्लिश बुक के बारे में बता दिया है, इंग्लिश बुक के ऊपर जो डिस्काउंट गिवन है,
इंग्लिश बुक के ऊपर जो डिस्काउंट गिवन है, तो डिस्काउंट गिवन कैसे निकालते हैं हम? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ इंग्लिश। ये जो डिस्काउंट गिवन है ये इक्वल है प्रॉफिट के। इंग्लिश के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा वो डिस्काउंट के इक्वल हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये जो इंग्लिश का जो डिस्काउंट है वो इंग्लिश के प्रॉफिट के बराबर है। ये इक्वेशन सभी को समझ में आ गया? ये कंडीशन सभी को समझ में आ गई? अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर डिस्काउंट गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक, ठीक है, ये सेंटेंस बाद में देखेंगे। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे? द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक एंड ईच इंग्लिश बुक आर इन द रेशियो 7:4। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक एंड साइंस बुक, तो मैथ बुक की सेलिंग प्राइस 7 यूनिट एंड ईच साइंस बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? वो 4 यूनिट है, ठीक है। तो 7:4 के रेशियो में। नीरज सर आपका माइक चालू है। हाँ ठीक है। तो देखो इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या बता दिया है मुझे? 7 यूनिट एंड 4 यूनिट बता दिया है, ठीक है, 7 यूनिट एंड 4 यूनिट। अब आगे चेक करते गाइस। आगे बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक। ईच इंग्लिश बुक की सेलिंग प्राइस कितनी है? 1500 रुपीज है। तो 1500 रुपीज ईच इंग्लिश बुक की सेलिंग प्राइस है। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा ट्रैवलिंग कर रहे हो क्या? ठीक है ठीक है। अब आगे बोल दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक is 1500 which is 800 more than the selling price of each math book। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक से, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मैथ बुक से ये सेलिंग प्राइस ऑफ इंग्लिश बुक क्या है? 800 मोर है। 800 मोर है तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक क्या हो जाएगा? 700 रुपीज हो जाएंगे। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक बार फिर से आपका नेटवर्क इशू होगा, एक बार फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखो, ठीक है। बट सेलिंग प्राइस ऑफ मैथ बुक कितनी दिख रही है आपको? 7 यूनिट दिख रहा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 700 है। तो एक सेकंड, 7 यूनिट की जगह पे मैं 700 बना लेता हूँ। 7 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 700 रुपीज। तो 4 यूनिट के वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू 400 रुपीज मिल जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 400 रुपीज मिल जाएगी। तो यहाँ तक मुझे ये पता चला है, देखो गाइस, कि सेलिंग प्राइस ऑफ मैथ बुक 700 है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक इज 1500 है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक क्या है? 400 है। तो देखो एक बुक की सेलिंग प्राइस की कीमत 400 है एंड वो 80,000 का बुक सेल कर देता है। 80,000 का बुक सेल कर देता है एंड एक बुक की सेलिंग प्राइस की कीमत कितनी है? 400 रुपीज है। तो टोटल रेवेन्यू को मैं पर बुक के प्राइस से डिवाइड करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने सेल किए वो पता चल जाएगा। तो ये 20 कट हो जाएंगे एंड ये 20 कट हो जाएंगे। 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। तो ये जो साइंस के बुक है वो 200 सेल करता है। बट नंबर ऑफ बुक्स कितने? 16 यूनिट माइनस 24 है, ठीक है। तो 200 बना लेता हूं मैं। यहाँ पर कितने बुक्स आ जाएंगे? 200 बुक्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ साइंस बुक कितने आ जाएंगे? 200 बुक्स आ जाएंगे। तो 200 बुक की वैल्यू की कीमत क्या आ जाएगी? 16 यूनिट माइनस 24। तो 16 यूनिट माइनस 24, सॉरी प्लस 24 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मुझे 200 मिल जाएगा। तो 16 से 24 इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट डायरेक्ट देखो ना गाइस, यहाँ पे तो मैं अप्लीकेबल कर सकता हूँ ना। ठीक है, एक सेकंड, कलर चेंज कर देते हैं। साइंस के कितने बुक है? साइंस के 200 बुक है। तो क्या बोल दिया था? साइंस मैथ वाले से 24 ज्यादा है। तो मैथ वाले कितने मिल जाएंगे मुझे? मैथ वाले मुझे 176 मिल जाएगा। एंड मैथ वाले अगर 176 है, 16 यूनिट की वैल्यू 176 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू 11 मिल जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 11 है तो इंग्लिश के 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 55 बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स कितने मिल जाएंगे? 176, 55 एंड 200, ठीक है। तो 16 यूनिट, 5 यूनिट एंड 16 माइनस 24 की जगह पे मैं एक्चुअल वैल्यू लिख लेता हूँ कि कितने नंबर ऑफ बुक्स है। तो मैथ्स के बुक्स दिख रहे हैं मुझे 176, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे? उसके बाद इंग्लिश के बुक मुझे दिख रहे हैं 55। उसके बाद साइंस के बुक्स कितने मिल जाएंगे? साइंस के बुक मुझे 200 मिल जाएंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल इंग्लिश बुक टुगेदर इज 66,000। अब ऑल इंग्लिश बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 66,000 है।
क्या मिल जाएगा मुझे, 66,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक कितनी है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक कितने हैं, 55 है। एंड पूरे की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 66,000। तो कॉस्ट प्राइस को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बुक से डिवाइड करूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक पता चलेगा। तो 55 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 55 वन जा 55, 11 बचा, 0 लेना पड़ेगा, 55 टू जा 110। ठीक है, एंड इसके पीछे 20 लगाना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक मुझे क्या मिल जाएगा, 1200 रुपीज मिल जाएंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक क्या मिल जाएगा, 1200। ठीक है, एक सेकंड। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक क्या मिल जाएगी, 1200 रुपीज। एंड टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, 66,000 का टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, शिवानी विपुल? एक बार कंफर्म कर दो मुझे। विपुल क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे चेक करते हैं। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल इंग्लिश बुक टुगेदर इज 66,000, तो हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक की वैल्यू निकाल ली है। अब आगे क्या बोला है, एवरेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक एंड ईच इंग्लिश बुक इज टेकन टुगेदर एज 1305। तो एवरेज निकालना है, एक सेकंड। द एवरेज मार्क प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक, तो ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ मैथ प्लस ईच इंग्लिश बुक, मार्क प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक इज टेकन टुगेदर। तो इनका एवरेज क्या बता दिया है, एवरेज 1305 बता दिया है। ठीक है, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज पता चल जाएगा। तो सब निकालने के लिए 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1305 का डबल क्या मिलता है मुझे, 1305 का डबल 2610 मिलता है, 2610 मिलता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो ये भी इक्वेशन मैंने फाइंड आउट कर दिया है। अब आगे वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, कॉस्ट प्राइस हमें, सॉरी सेलिंग प्राइस के तीनों वैल्यूज हमें पता चल गए, मैथ इंग्लिश एंड साइंस के। उसके बाद कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बता दिया है कि ये जो इंग्लिश का प्रॉफिट है, अब इंग्लिश का जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, एसपी माइनस सीपी, तो इंग्लिश का मुझे एसपी भी दिख रहा है एंड सीपी भी दिख रहा है। तो इंग्लिश का एसपी माइनस सीपी कितना है, इंग्लिश का एसपी माइनस सीपी 300 दिख रहा है। इंग्लिश का एसपी माइनस सीपी कितना दिख रहा है, एसपी है 1500, सीपी है 1200। 1200 की बुक वो 1500 में बेच देता है तो उसको प्रॉफिट कितने का मिलता है, प्रॉफिट 300 का मिलता है। प्रॉफिट 300 का मिलता है, बट ये जो प्रॉफिट है एंड ये जो डिस्काउंट है इंग्लिश बुक के ऊपर वो इक्वल है। इसका मतलब मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में भी डिफरेंस 300 का होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर 1500 है तो मार्क प्राइस 1800 होगी। तो यहां से मुझे मार्क प्राइस की वैल्यू पता चल गई है कि मार्क प्राइस ऑफ इंग्लिश बुक कितनी मिल जाएगी, 1800 मिल जाएगी। ये सभी को समझ, सॉरी ये सभी को समझ में आ गया। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ना, कंफर्म कर दो गाइस एक बार। विपुल समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, ईच इंग्लिश बुक का हमने क्या निकाला है, मार्क प्राइस निकाला है। अब देखो गाइस, मार्क प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक अगर 1800 है तो मार्क प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक, नीचे का इक्वेशन दिख रहा होगा, ईच इंग्लिश बुक अगर 1800 है एंड इन दोनों के मार्क प्राइस की सम 2610 है, तो इसमें से 1800 चले जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1800 चले जाएगा तो 810 मिलेगा। तो मार्क प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक 810। तो मार्क प्राइस ऑफ ईच मार्क बुक क्या मिल जाएगा, 810 रुपीज मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन से ये भी डाटा निकाल लिया है। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर, एक सेकंड, ये क्या लिखा था मैंने, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ मैथ, कॉस्ट प्राइस ऑफ मैथ। ठीक है ठीक है, ये डाटा तो हमने टेबुलर फॉर्म में अप्लाई किया था। तो ये भी इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब कौन सा इक्वेशन बाकी है गाइस, देखो अब कॉस्ट प्राइस निकालना है मुझे, मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो और मैं क्या निकाल सकता हूँ, सोचो गाइस। कॉस्ट प्राइस तो है इतना, सभी कंडीशंस तो मैंने अप्लाई कर दिए ना, शायद इतना ही डाटा निकल के आएगा।
कोई कंडीशन मिसिंग नहीं ना गाइस? एक बार कंफर्म कर दो एंड सोच के देखो कि और में कुछ डाटा निकाल सकता हो क्या। ये जो इक्वेशन था सर, मैथ्स का क्या 176 बुक्स है। हाँ, मैथ का सीपी कैसे निकाल सकते हैं? मैथ का कॉस्ट प्राइस। मैथ का कॉस्ट प्राइस 690। 690 कैसे आएगा? एक सेकंड, हाँ ये कंडीशन में मिस आउट कर रहा हूँ। मार्किंग परसेंटेज क्या है, सेम है। अब देखो गाइज, मार्किंग परसेंटेज क्या है, सेम है। मार्किंग परसेंटेज सेम है, इस कंडीशन से मैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मार्किंग परसेंटेज सेम है, तो इंग्लिश में हमें कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का डाटा गिवन है। तो देखो गाइज, मार्किंग कितने का हो रहा है इंग्लिश में? मार्किंग हो रहा है 600 रुपीज का। 600 रुपीज का मार्किंग हो रहा है 1200 पर। 600 रुपीज का मार्किंग हो रहा है 1200 पर। तो कितने परसेंट का मार्कअप है? 1/2। 1/2 मतलब 50% का मार्कअप हो रहा है। 50% का मार्कअप हो रहा है। 50% का मार्कअप हो रहा है। तो दो की चीज वो तीन में बेच दे रहा है। मतलब दो की चीज के ऊपर तीन का टैग लगा रहा है। 2 रुपीज में खरीद के ला रहा है एंड टैग के ऊपर 3 रुपए लिख रहा है, ठीक है। तो देखो गाइस, अब एक्स की वैल्यू क्या है? सॉरी, अगर मैथ बुक में हम देखेंगे तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 810 रुपीज है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 2 जा 7 जा 27 दूनी 54, 27 3 81, ठीक है। 27 मिल जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 540 मिल जाएगी। 27 का डबल क्या आता है? 27 का डबल 540 आता है। तो 540 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्योंकि ये 270 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एक्स की वैल्यू 540 है, तो मुझे साइंस बुक की वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स माइनस 220। 54 - 22 क्या मिलता है? 34, सॉरी 32 मिलता है। तो 320 वैल्यू किसकी मिल जाएगी? 320 वैल्यू मुझे मिल जाएगी। 320 रुपीज मुझे क्या मिल जाएगा? 320 रुपीज मुझे साइंस के बुक की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? अब 320 मिल गया। अब देखो गाइस, 2 यूनिट की वैल्यू 320 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 160। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 160 का 3 टाइम मतलब 16 का 3 टाइम 48। 480 रुपीज क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अभी तो सभी डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो जो जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो वाइप आउट कर देता हूँ। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। हमने सभी का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है। 540, 1200, 320 मार्क प्राइस निकाल लिया है। सेलिंग प्राइस निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म है तो ठीक है। पूरा ही डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब तो पजल में कोई दम ही नहीं रहा। अब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये डाटा लिख लो गाइस, अगर लिखा नहीं है तो। ऑप्शन नंबर ए आंसर आया है। वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि हमने ये अभी निकाला था कि मार्किंग परसेंटेज क्या था, सेम था तीनों के ऊपर। एंड तीनों के ऊपर सेम था, एंड वो कितना था? 50% था, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर क्या मिल जाएगा? 50% मिल जाएगा। क्लियर है विपुल? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिस्काउंट? सॉल्व करो गाइस, मैं डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऐड करता हूँ। द एवरेज ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन
ईच ऑफ ऑल थ्री बुक्स आर, विपुल का 163.33 आंसर आ रहा है। डिस्काउंट कितना गिवन है, मैथ बुक के ऊपर कितना गिवन दिख रहा है, 110 दिख रहा है। ठीक है, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, इंग्लिश बुक के ऊपर डिस्काउंट 300 का गिवन है, इंग्लिश बुक के ऊपर 300 मिल जाएगा प्लस के सिंबल में। मैथ बुक के ऊपर डिस्काउंट कितना गिवन है, द एवरेज ऑफ डिस्काउंट ऑफ ईच बुक, मैथ बुक के ऊपर 80 का डिस्काउंट है। इसे अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एवरेज पता चल जाएगा। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, 400, 410, 410 मतलब 490। ठीक है, उसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 3 मिल जाएगा, 1 बचा, 9 बचा, 3 6 18, 18 मतलब 1 बचा, सॉरी, एक सेकंड, 3 1 3, हाँ, 1 बचा, 0 लेना पड़ेगा, 3 3 9, फिर से 1 बचा, 0 लेना पड़ेगा, 3 3 9, फिर से 1 बचा, 0 लेना पड़ेगा, 3 3 9, 163.33% ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शायद, अभी मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम का है, बट प्रोबेबली 2022 या फिर 2023 का एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। बट पीयू का है, इतना कंफर्म है। कैसे लिख दिया है, मैं आपको लिंकेज ही फाइंड आउट करना होता है कंडीशंस के बीच में, कैसे हम लिंकेज फाइंड आउट कर सकते हैं एंड कैसे हम फाइनल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैं भी फंस गया था, मेरे भी ध्यान में नहीं आया था कि कॉस्ट प्राइस आगे कैसे निकालेंगे, क्योंकि सभी कंडीशन समाप्त हो चुके थे। फिर मुझे ध्यान में आया कि मार्किंग परसेंटेज क्या था, सेम था। अगर वो कंडीशन आप नोट डाउन नहीं करते ना तो आप भूल जाते, बट मैंने नोट डाउन लेफ्ट के सबसे ऊपर कॉर्नर में लिखा था, तो वो ध्यान में नहीं आया मुझे। बट विपुल ने बोला कि कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, तो फिर मैंने सभी पेज चेक किया, तो मुझे ध्यान में आ गया कि हाँ, ये कंडीशन मिस आउट है। नहीं तो मैं क्वेश्चन पे जाने वाला था एंड मुझे ऐसे लग रहा था कि बाकी का रिमेनिंग डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कंडीशंस गाइस ऑलवेज एक ही जगह पे लिखो, पजल्स में कोई भी कंडीशन रहने मत देना, सभी कंडीशंस आपके पेज के ऊपर नोट डाउन करना चाहिए आप, जिससे कि फिर से एक बार पजल रीड करने की जरूरत ना होगी। आपके हिसाब से जैसे आपको लिखना है वैसे लिखते जाओ, बट एवरी कंडीशन आपके पेज के ऊपर लिखना है। एंड अगर आप नहीं लिख पा रहे कोई कंडीशन, तो पेज के ऊपर कोई मार्किंग करते जाओ कि दो कंडीशन मिस आउट है, वो आपको रीड करना है। ठीक है, ऐसे मार्किंग करोगे तो ध्यान में तो आएगा कि दो कंडीशन हमने पजल में छोड़ दिए थे। ठीक है, पर कोई बात नहीं, पजल का लेवल भी थोड़ा हार्ड था। पूरा प्रॉफिट लॉस का रिवीजन हो जाएगा प्रीलिम्स का आपका। आ गया क्या गाइस आंसर? क्या बोला यहाँ पर, if the mark price of 20% of English book, 20%, तो 55 बुक्स है, इसका 20% क्या मिल जाएगा, 1/5 मतलब 11 मिल जाएगा। सॉल्व करेगा, इस आ रहा है क्या आंसर? नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ 20% ऑफ इंग्लिश बुक, तो इंग्लिश बुक कितने, 55 है, 55 का 20% क्या आता है, 11 बुक्स आते हैं। तो ये जो 11 बुक्स है इंग्लिश के, उनकी जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस ऑफ 11 बुक is equal to the cost price of each math book, is equal to the, sorry, cost price of each math book, cost price of each math book मतलब, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक मतलब 540। तो देखो मार्क प्राइस क्या है, 11 बुक का मार्क प्राइस मैथ के, मैथ्स के सीपी के बराबर है, मतलब 540 के बराबर है। तो 11 बुक की कीमत क्या मिल जाएगी मुझे, 540 मिल जाएगा। 11 बुक की मार्किंग प्राइस क्या मिल जाएगी मुझे, 540 मिल जाएगी। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, मार्क प्राइस 11 बुक का। तो टोटल मार्क प्राइस क्या मिल जाएगा,
11 इंटू 540 करना पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया क्या? देखो वो क्या बोल दिया है कि 20% जो बुक्स है इंग्लिश के, मतलब जो 11 बुक्स है, वो उनका मार्क प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ मैथ बुक के बराबर। मतलब इनका मार्क प्राइस क्या मिल जाएगा मुझे? 540 मिल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैथ बुक कितनी है? 540 है। तो इनका टोटल, मतलब 11 बुक्स के ऊपर वो टैग पे क्या लिखता है? 540 रुपए लिखता है। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? मार्क प्राइस ऑफ 20 इंग्लिश बुक। ये सभी इंग्लिश बुक का ही डाटा गिवन है ना, ठीक है। इंग्लिश बुक का डाटा गिवन है। तो मार्क प्राइस ऑफ अब 20 इंग्लिश बुक, तो 11 इंग्लिश बुक पे वो टैग कितने का लगाता है? 540 का लगाता है। अब 20 इंग्लिश बुक के बारे में बता दिया है। मार्क प्राइस ऑफ 20 इंग्लिश बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक क्या मिल जाएगा? 1200 मिल जाएगा। तो 1200 रुपीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे बोल दिया है कि ये जो मार्क प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक है, मार्क प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक है, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब इंग्लिश बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। मतलब 20 इंग्लिश बुक पे वो टैग लगाता है 1200 का। 1200 का लगाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंग्लिश बुक का ही टैग लगाता है, कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं करता है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? आगे बोल दिया है, ठीक है, एंड मार्क प्राइस ऑफ द रिमेनिंग इंग्लिश बुक। अब देखो गाइस, टोटल इंग्लिश बुक 55 है, 11 चले गए, 20 चले गए, तो टोटल कितने चले गए? 31 चले गए। 31 चले गए तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 24 बुक्स रिमेनिंग बचेंगे। तो इन 24 बुक्स के बारे में बता दिया है कि क्या बोल दिया है? मार्क प्राइस ऑफ द रिमेनिंग इंग्लिश बुक इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक। तो ये जो 24 इंग्लिश बुक है, वो साइंस बुक के मार्क प्राइस के ऊपर टैगिंग करता है। मतलब साइंस बुक का मार्क प्राइस क्या है? 480 है। तो इसके 24 बुक्स के ऊपर 480 का टैग लगाता है मार्क प्राइस का। अब सभी को समझ में आ गया? फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो गाइज, 20% ऑफ इंग्लिश बुक मतलब 11 बुक के ऊपर वो मैथ प्राइस के कॉस्ट प्राइस का मार्कअप करता है, मतलब मार्किंग प्राइस लगाता है, मतलब टैग लगाता है। 20 बुक्स के ऊपर वो इंग्लिश के कॉस्ट प्राइस का ही टैग लगाता है, मतलब मार्किंग प्राइस क्या लिखता है? इंग्लिश का कॉस्ट प्राइस ही लिखता है, मतलब 1200 लिखता है। एंड बाकी के जो 24 रिमेनिंग बुक्स है, उसके ऊपर वो साइंस के मार्क प्राइस का टैग लगाता है। यही बोल दिया था ना, मार्क प्राइस ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस के बुक के ऊपर जो मार्क प्राइस का टैग है, वो इंग्लिश के बुक के ऊपर लगा देता है, बट कितने बुक के ऊपर? 24 बुक के ऊपर, ठीक है। ये डाटा आपको सभी को समझ में आ गया क्या? फिर से एक बार कंफर्म कर दो गाइस, एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? शिवानी, समझ में आ गया ना? ठीक है। नीरज सर, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, तो आप स्टार्टिंग से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। अब आगे क्या बोले? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मार्क प्राइस ऑफ ऑल द इंग्लिश बुक टुगेदर एंड द एक्चुअल मार्क प्राइस। तो ये जो न्यू मार्क प्राइस मुझे क्रिएट मिलेगी, सभी मार्क प्राइस में उसने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। तो न्यू मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, इन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 इंटू 48 है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 240 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 24 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। एंड इसके पीछे एक जीरो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो था। एंड इसका मुझे डबल करना है, इंटू 2 करना है। तो 57 का डबल मुझे क्या मिल जाएगा? 57 का डबल 114, एंड इसके पीछे 20, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ देते 57 के पीछे। एंड 60 का डबल क्या मिलता है? 120 मिलता है। तो 120 ऐड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 114 प्लस 1 क्या मिल जाएगा? 115 एंड 20, ठीक है। तो 115 एंड 20 मतलब 11,520 रुपीज मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा मार्क प्राइस का, ठीक है। मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस 3, कंडीशन 3 के लिए MP3 करते हैं, यहाँ पर MP1 करते हैं, यहाँ पर MP2 करते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, अभी 11 इंटू 54 है, तो इसे मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है? MP1 क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे 4 लिखना है, 5 लिखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है, 9 मिल जाएगा एंड 0 लगा देना है, ठीक है। 5,940 रुपीज यहाँ से रेवेन्यू मिल जाएगा 11 बुक का, मार्क प्राइस का। अब 20 बुक, 1200 का डबल क्या आता है? 2400, एंड इसके पीछे एक जीरो, मतलब 24,000। तो 24,000 इसका रेवेन्यू मिल जाएगा मुझे। तो इन तीनों को ऐड करते हैं, तो मुझे नया मार्क प्राइस का टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। तो मार्क प्राइस ऑफ इंग्लिश बुक न्यू मुझे क्या मिल जाएगा? इन तीनों को ऐड करते हैं। ऐड करूंगा तो देखो गाइस, ये जो 5,000 है,
ये 11,000 है, 16,000 मिल जाएगा। 16,000 इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 40,000 मिल जाएगा। 16,000 ऐड करने के बाद 40,000 मिल जाएगा। अब 500 है, 500 प्लस 900 क्या मिलता है, 1400 मिलता है। तो 1400 ऐड कर देते हैं। फिर 20 है, 20 एंड 40 क्या मिलता है, 60 मिलता है। आंसर क्या मिल जाएगा, 4100, 460। 4100, 4100, 460 रुपीज मुझे न्यू मार्क प्राइस का कलेक्शन मिल जाएगा। एंड ओरिजिनल मार्क प्राइस का कलेक्शन क्या मिल जाएगा मुझे, 55 बुक्स है, 1800 के ऊपर बेचता है। 55 बुक्स है, 1800 पर बुक्स के ऊपर बेचता है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11 × 5 लिख सकता हूँ। 5 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 18×5 = 90। एंड इसके पीछे 30, 1800 का 5 टाइम 9,000। 24 कहाँ से आया सर, रिमेनिंग कितना बचेगा विपुल, देखो यही 24 बोल रहे हो ना। देखो 11 बुक इंग्लिश के 540 के ऊपर मार्किंग करता है, 20 बुक इंग्लिश के 1200 के ऊपर मार्किंग करता है। एंड रिमेनिंग वर्ड का गया, एंड रिमेनिंग इंग्लिश बुक 24 कैसे आएगा, 31। अरे टोटल 55 है ना, तो 55 में से 11 + 20 बुक चले जाएंगे, तो 31 बुक चले जाएंगे। 31 बुक चले जाएंगे तो कितने बुक रिमेनिंग बचेंगे, 24 रिमेनिंग बुक, 24 बचेंगे रिमेनिंग। ठीक है। तो देखो गाइस अभी 11 × 9 है मतलब 99, एंड इसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। तो एक्चुअल जो रेवेन्यू है वो 99। वेलकम विपुल। एक सेकंड, शिवानी को भी आने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। आ गए। वेलकम शिवानी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ सेलर ऑल्सो बॉट कंप्यूटर बुक्स, पब्लिशिंग हाउस से कंप्यूटर बुक्स भी बॉट करता है, इन विच कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर बुक इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ इस साइंस बुक। तो 25% साइंस बुक के कॉस्ट प्राइस से मोर है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साइंस बुक क्या है, 200 है। तो 200 पे 25% मोर मतलब 200 का 25% क्या आता है, 50 आता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर बुक क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर बुक 250 रुपीज मिल जाएगी। 320 कैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नंबर ऑफ बुक्स है क्या, मैं सोच रहा था कि ये कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइंस बुक है। ठीक है, हाँ 320 मिल जाएगा। तो 320 पे 25% मोर, 25% मोर मतलब इसका 25% मतलब 1/4, 80 आंसर आता है। 8 चौक 32 मतलब 80, 80 मोर। तो 400 में कॉस्ट प्राइस होगा, 400 होगा कॉस्ट प्राइस, 400 ही आएगा ना, 400 कॉस्ट प्राइस होगा ईच कंप्यूटर का। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे क्या बोला है, ईच कंप्यूटर बुक इज सोल्ड एट, आपने ये वर्ड मिस कर दिया है कि कंप्यूटर बुक सोल्ड एट द मार्क प्राइस, वो मार्क प्राइस के ऊपर ही सेल करता है। इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है कि सोल्ड एट मार्क प्राइस मतलब वो बेचता है मार्क प्राइस के ऊपर, कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, विच इज 12.5% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे 12.5% मोर मतलब 1/8 मोर। अगर ये 8 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 9 होगा। 8 यूनिट की वैल्यू 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 450 रुपीज मिल जाएगा। तो वो मार्क प्राइस के ऊपर बेचता है, सोल्ड एट मार्क प्राइस, इसका मतलब वो बेचता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस नहीं होगा, सिर्फ टैग, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टैग है, एमआरपी है, उसी प्राइस के ऊपर वो बेच देता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक्स बॉट बाय द सेलर, कितने नंबर ऑफ बुक्स बॉट किए गए होंगे। इट इज गिवन दैट ही जनरेटेड द टोटल रेवेन्यू ऑफ 54,000 का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया जाता है ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर बुक, सेलिंग प्राइस के ऊपर मतलब एक बुक की सेलिंग प्राइस की कीमत क्या है, 450 है। तो टोटल रेवेन्यू 54,000, तो 450 से डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 कैंसल आउट, 9 से डिवाइड करूंगा तो 9×5 जा, 9×6 जा, एंड इसके पीछे 2 0, 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, 120 आंसर मिल जाएगा। तो 120 टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो गए कंप्यूटर के। ठीक है, यही तो आपको बोला था, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक्स बॉट बाय द सेलर, आंसर क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। ठीक है, शिवानी क्लियर है अभी, विपुल क्लियर है ना अभी।
तो ध्यान से पढ़ना है। अभी देखो ये चीज आप शांति से पढ़ रहे हो, बेड के ऊपर हो, अभी टाइम का कोई प्रेशर नहीं है, तो इसमें ये चीज आपको ध्यान में नहीं आई। अब सोचो कि एग्जाम के प्रेशर में ऐसे सिली सिली मिस्टेक हो गए तो आपका पूरा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। तो ऑलवेज आपके माइंड को काम रखना है। ये जो क्लासेस हो रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन नहीं भी आते तो भी चलेगा, एक दो दिन अब्सेंट रहोगे तो भी चलेगा, बट इस क्लास में ये चीज की प्रैक्टिस करो कि मेंस का क्वेश्चन आने के बाद विदाउट टाइम का प्रेशर लेते हुए आप कैसे शांति से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। तो एवरीडे ऐसा आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं एग्जाम में बैठते हूँ एंड मुझे शांति से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जो आता है वो भी नहीं आता है एग्जाम के टाइम पे प्रेशर लेने से। तो इसीलिए अपने माइंड को ऑलवेज शांत रखना है, शांति से रीड करना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि ये क्वेश्चन तो इजी है एंड ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करो गाइस, 2.5 मिनट का टाइम देता हूँ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है शायद। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग चालू है क्या चेक कर लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चालू है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ऑप्शन। ठीक है गाइस, करो शांति से सॉल्व। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ए नंबर ऑफ पीपल का ऑर्डर दिया है एक काम फिनिश करने के लिए, जो कि 4 दिन में फिनिश करना था, बट कुछ रीजन से एवरीडे 5 लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, 5 लोग नहीं आते हैं काम को। तो एज अ रिजल्ट द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 3/4 मोर टाइम देन द यूजुअल। पहले 4 दिन लगने वाले थे, तो अब 4 दिन से 3/4 मोर टाइम लगने वाला है। आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड किए थे काम के लिए, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। हो गया गाइस सोल्व। स्टार्ट करें सेशन।
40 आंसर आए थे शिवानी। ठीक है गैस, सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या बोला है, अब कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ए नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय किए हैं कोई काम फिनिश करने के लिए, एंड उसका अनुमान है कि वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अगर ए एम्प्लॉय आते थे तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाता, बट ड्यू टू सम रीजंस एवरी डे 5 पीपल डिडंट कम टू वर्क। बट एवरी डे 5 लोग कम आ रहे हैं उसके काम के ऊपर, तो उससे टाइम लग रहा है 3/4 मोर देन द यूजुअल। मतलब पहले 4 लगते थे, तब 4 पे 3/4 मोर। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले तो कंसिडर करते हैं कि ए नंबर ऑफ पीपल है, ए नंबर ऑफ पीपल है, तो उनकी एफिशिएंसी में ए यूनिट कंसिडर करता हूँ। ए नंबर ऑफ पीपल की एक दिन की एफिशिएंसी ए यूनिट हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से ऐसे समझो कि एक पर्सन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, एक पर्सन की एक दिन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 100 पीपल की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी? 100 पीपल की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी मुझे? एक दिन की 100 यूनिट मिल जाएगी। वैसे ही अगर ए पीपल की एफिशिएंसी ए कंसिडर करता हूं मैं, ए नंबर ऑफ पीपल की एफिशिएंसी ए कंसिडर करता हूं, तो एफिशिएंसी इंटू 4 डेज इज इक्वल टू मुझे टोटल काम कितना करना है वो पता चल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक दिन की एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 100 पीपल की एफिशिएंसी मुझे क्या मिल जाएगी? 100 यूनिट। एंड अगर उन्हें 4 दिन काम कंप्लीट करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 100 यूनिट एफिशिएंसी इंटू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही 4 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 4 काम कंप्लीट होगा। बट ड्यू टू सम रीजंस एवरीडे 5 लोग चले जाते हैं, 5 लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो टाइम उसको कितना लगता है? 3/4 मोर। 3/4 मोर मतलब पहले अगर 4 लगता था, तो अब कितना लगेगा? 4 पे 3 ज्यादा, मतलब अब 7 लगेगा। तो पहले तो ऑलरेडी 4 डेज लग रहे, 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 4 यूनिट की वैल्यू 4 डेज, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 7 डेज मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये जो 7 डेज काम चलने वाला है, उसमें ए नंबर ऑफ पीपल में से 5 पीपल कम हो जाएंगे। तो देखो गाइस, ऐसे जूम करता हूँ कि पहले दिन ए नंबर ऑफ पीपल थे, तो एफिशिएंसी इंटू डे, मतलब एफिशिएंसी इंटू फर्स्ट डे, तो एक दिन में काम के कितना कंप्लीट होगा? ए काम कंप्लीट होगा। सेकेंड डे में कितना काम कंप्लीट होगा? सेकेंड डे में काम कंप्लीट होने वाला है, सेकेंड डे में काम कंप्लीट होना है A-5। थर्ड डे में काम कितना कंप्लीट होगा? A-10। क्योंकि एवरीडे 5 5 लोग कम हो रहे हैं ना, तो देखो A-, सेकेंड डे पे 5 लोग कम हो गए। थर्ड डे में से टोटल कितने लोग चले जाएंगे? तीसरे दिन 10 चले जाएंगे, क्योंकि यहां से यहाँ तक 5 का गैप है, डे 2 से डे 3 तक 5 का गैप है। तो थर्ड डे हो गया, फोर्थ डे में कितने लोग मिल जाएंगे मुझे? कितना काम कंप्लीट होगा? A-15 काम कंप्लीट होगा। फिर A-20 काम कंप्लीट होगा, 1 2 3 4 5। फिर A-25 काम कंप्लीट होगा। फिर A-30 काम कंप्लीट होगा। तो ये जो डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, ये डे 4 है, ये डे 5 है, ये डे 6 है, एंड ये डे 7 है। तो डे 1 में A यूनिट, डे 2 में A-5 यूनिट, ऐसे डे 7 तक A-30 यूनिट काम कंप्लीट होगा। बट टोटल काम कितना है? टोटल काम तो 4A है। W की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4A मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो A प्लस ए कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट 7A मिल जाएगा। -5, -10, -15, -15 एंड -15 -30, -30 एंड -20 -50, -50 एंड 25 क्या मिल जाएगा? -75, एंड -75 -30 क्या मिल जाएगा? -105 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -105 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मुझे 4A मिल जाएगा। 4A को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 7A-4A 3A, 3A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 105। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 3 9, 1 बचा 5 बचा 3 5 जा, ए की वैल्यू 35 मिल जाएगी। एंड ए मतलब क्या था? टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल मुझे कितने मिल जाएंगे? 35 टोटल नंबर ऑफ पीपल मिल जाएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं इजी लैंग्वेज में? और
एक बार मुझे कंफर्म कर दो, सभी को क्लियर है? विपुल क्लियर है? ये इक्वेशन सभी को समझ में आ गया? 7 दिन वाला। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो गाइस, एक दिन में एक ए यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है, तो सेकेंड डे में कितना काम कंप्लीट होगा? A-5 लोग आते हैं। जैसे कि फर्स्ट डे में एक पर्सन की एक दिन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 100 लोगों की एफिशिएंसी मुझे 100 यूनिट मिल जाएगी। 95 लोगों की एफिशिएंसी 95 यूनिट मिल जाएगी। वैसे ही गाइस, A-5 लोगों की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी मुझे? A-5 मिलेगा। एंड सेकेंड डे के लिए एक ही दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो सेकेंड डे में कितना काम कंप्लीट होगा? एवरी जगह पे *1 हो रहा है, क्योंकि ये क्या एफिशिएंसी है। एंड *1 मतलब वर्क मिल जाएगा मुझे, एंड टोटल वर्क 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट करूंगा, तो मुझे 35 नंबर ऑफ पीपल मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें 2 क्वेश्चन है, 5 और 6। तो मीन्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अरिथमेटिक के आते हैं तो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। कंसेप्ट तो वही रहता है, बस थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। अभी किसके ऊपर क्वेश्चन है? फैमिली हैज 11 मेंबर्स, द एज ऑफ, एज के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, एज एंड एवरेज के ऊपर दिख रहा है। एवरेज एज भी गिवन है, वो एवरेज एज एंड एज। ठीक है, सॉल्व करो गाइस। 5 मिनट का टाइम देता हूँ, जिसमें 1 मिनट चला गया तो 4 मिनट रिमेनिंग बचेगा। अब आज का सेशन तो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। अब कोई जुगाड़ फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, उनको काफी बड़ा लॉस है, क्योंकि जो जो मजा लाइव में आता है, लाइव में जो क्वेश्चंस टैकल करने का मजा होता है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता है। एंड एक डिसिप्लिन भी होती है, मॉर्निंग में 7 AM के ऊपर उठकर क्लासेस अटेंड करना। क्योंकि रिकॉर्डिंग 2 घंटे की कोई भी पूरा नहीं देखेगा, एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा वो। क्योंकि मुझे एवरेज व्यू ड्यूरेशन उसमें 10 से 15 मिनट का ही आता है। 10 से 15 मिनट देखते हैं लोग, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इसीलिए प्लीज ट्राई टू अटेंड दिस क्लास इन द मॉर्निंग, एंड लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश करते जाओ मैक्सिमम टाइम। नहीं तो एक बार रिकॉर्डिंग देखने की आदत लग गई, ओल्ड एवरेज 50।
टू होगा शायद। कहाँ पे विपुल? अच्छा एज क्या? ऑप्शन में तो टू नहीं है। एंड मुझे भी आंसर नहीं पता, कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो नोट डाउन नहीं किए थे मैंने। सॉल्व करके देखिए गाइस। देखो गाइस, सॉल्व करके देखते हैं। अ फैमिली हैज 11 मेंबर्स, ए से लेके के तक। द एज ऑफ वन ऑफ द मेंबर ए इज 4 ईयर यंगर देन द एज ऑफ बी। एज ऑफ बी हु इज 28 ईयर ओल्ड। अब हु के बाद की इंफॉर्मेशन, हु के पास जो भी होगा उसके लिए होगी। तो बी की एज 28 ईयर है। यहाँ से मुझे ये पता चला है कि बी की एज कितनी है, 28 ईयर है। ठीक है, एंड आगे बोल दिया द एज ऑफ वन ऑफ द मेंबर ए। एक ए नाम का मेंबर है, उसकी एज क्या है, 4 ईयर यंगर, मतलब 4 साल से वो क्या है, छोटा है बी से। तो ए की एज मुझे क्या मिल जाएगी, ए की एज 4 साल छोटा, मतलब 24 ईयर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को कंफर्म है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, 11 है। तो एक सेकंड यहाँ पे बना ही लेता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ये 11 पीपल है, जिसमें ए की एज मुझे 24 मिली है एंड बी की एज मुझे 28 मिली है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया आपको? आगे बोला विन द एजेस ऑफ दिस टू मेंबर्स इज एक्सक्लूडेड। इन दोनों की एज अगर मैंने एक्सक्लूड कर दी है, देन द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स इन अ फैमिली बिकम 2 ईयर लेस देन द एवरेज एज व्हेन ऑल द मेंबर्स आर इंक्लूडेड। तो देखो गाइस, ये बोल दिया है कि ये दो मेंबर अगर मैं छोड़ दूंगा, तो ये दो मेंबर अगर मैं छोड़ दूंगा, तो बाकी के जितने भी 9 मेंबर्स मिलेंगे, उनका जो एवरेज मिलेगा मुझे, तो मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि उनका एवरेज ए है। ये जो बाकी के 9 मेंबर्स है, उनका एवरेज ए है। तो उनका जो एवरेज है वो 2 से कम है। तो मुझे उनको 2 देने देने पड़ेंगे, जिससे कि मुझे एवरेज पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ 11 पीपल का। तो टोटल नंबर ऑफ 11 पीपल का एवरेज मुझे क्या मिल जाएगा? देखो, एवरेज ऑफ ये जो 9 पीपल है वो ए है। तो एवरेज ऑफ, लिख ही देता हूं यहाँ पर, 9 पीपल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। एंड 11 पीपल का एवरेज मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? इन दोनों की सम मुझे क्या मिल जाएगी, ए प्लस बी सम अपॉन 11 करना पड़ेगा। तो सम में 2 पार्ट्स डिवाइड हो गए, ए एंड बी की एज एंड बाकी के 9 की सम, 9 पर्सन के एज की सम। तो ए एंड बी की एज की सम क्या दिख रही है मुझे, 32, 42, 52। ओके, 52 ईयर्स दिख रहा है मुझे। प्लस क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 9 पीपल, सम ऑफ 9 पीपल मिल जाएंगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? यहाँ पर बोल दिया है कि ये जो एवरेज है 11 पीपल का, ये जो एवरेज है, एंड ये जो एवरेज है 9 पीपल का, जो कि मैंने ए कंसिडर किया है, वो क्या है, 2 से कम है। तो उसे मुझे 2 देने पड़ेंगे, उस एवरेज को मुझे 2 देने पड़ेंगे, तब जाके वो 11 पीपल के एवरेज के बराबर आ जाएगा। तो 9 पीपल के एवरेज को मुझे 2 देने पड़ेंगे, तब जाके वो 11 पीपल के एवरेज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आ गए? ठीक है, तो ये इक्वेशन सभी को समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है। तो सम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब देखो गाइज, ए प्लस 2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 52 प्लस क्या मिल जाएगा, अब सम ऑफ 9 पीपल क्या मिलेगा। अब एवरेज से इस फार्मूला में सम ऑफ 9 पीपल एवरेज इज इक्वल टू क्या है, ए है। एवरेज इज इक्वल टू ए है। तो सम ऑफ 9 पीपल में कैसे निकाल सकता हूँ, एवरेज को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 9 पीपल मिल जाएगी। तो एवरेज को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सम ऑफ 9 पीपल मुझे क्या मिल जाएगा, 52 + 9 है। क्योंकि सम ऑफ 9 पीपल 9 ही मिल जाएगा, एवरेज को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे सम ऑफ पीपल पता चल जाएगा। 11 इस डायरेक्शन में 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11a + 22 इज इक्वल टू 52 + 9a मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो गाइस, 9 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 2a, एंड 52 - 22 क्या मिलता है, 30 मिलता है। तो 30 मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू 15 मिल जाएगी। तो एवरेज ऑफ 9 पीपल,
एवरेज ऑफ 9 पीपल क्या है, एवरेज ऑफ 9 पीपल 15 है। एवरेज ऑफ 9 पीपल अगर 15 है तो सम ऑफ 9 पीपल क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 9 पीपल, सम ऑफ 9 पीपल, एवरेज 15 है तो 9 लोगों का एवरेज 15 है, तो 9 इंटू 15 मतलब 135। उनकी सम मुझे क्या मिल जाएगी, 135 मिल जाएगी। ठीक है, एंड ये जो 9 पीपल का एवरेज है वो 2 से कम था 11 पीपल के एवरेज से। तो 11 पीपल का एवरेज मुझे क्या मिल जाएगा, 11 पीपल का एवरेज मुझे मिल जाएगा, कैपिटल ए कंसिडर करते हैं टोटल एवरेज के लिए, तो टोटल एवरेज मुझे मिल जाएगा 17, क्योंकि ये क्या था, 2 से कम था 9 पीपल का एवरेज। एंड कैलकुलेट भी करके देखो, ये जो 135 है, 135 में 52 ऐड करके देखो, 52 ऐड करूंगा तो 187 मिलेगा। 187 को 187 को 11 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, देखो गाइस, 11 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 17 एवरेज मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ 11 पीपल डिवाइडेड बाय 11 करूंगा तो 17 मिल जाएगा। अब 17 अगर एवरेज मिल जाएगा 11 पीपल का, एंड एवरेज 9 पीपल का है 15 है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करते हैं, क्या बोला है, इट वाज गिवन दैट द एज ऑफ ए इज 4 ईयर मोर देन द एज ऑफ बी, एंड बी की एज मुझे 28 गिवन थी, तो ए की एज ऑटोमेटिकली 32 हो जाएगी। एंड बी की एज मैंने 28 क्यों ली है, क्योंकि ये जो डाटा गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के लिए, उसमें ऑलरेडी गिवन है कि बी की एज 28 है, तो ये 101% क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी बी की एज 28 ही रहेगी, एंड क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी बी की एज 28 ही रहेगी। ठीक है, अब आगे क्या बोल दिया गाइस, एक सेकंड चेक करते हैं। आगे बोला है, एंड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली बिकम टू लेस देन द एवरेज एज व्हेन ऑल द मेंबर्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं गाइस सॉल्व करने के लिए, एक सेकंड। वैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ ए एंड बी की वैल्यू चेंज हुई है, सिर्फ ए की वैल्यू, बी की भी नहीं। तो देखो गाइस, एवरेज ऑफ रिमेनिंग 9 पीपल में फिर से ए कंसिडर करता हूँ, तो एवरेज क्या था, 2 लेस था, तो उसको मैंने 2 दे दिए, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, सम, सम मतलब ए एंड बी की सम मुझे क्या मिल जाएगी, 60 मिल जाएगी, क्योंकि 5 एंड ठीक है 40, 40 एंड 20 60, इन दोनों की सम 60, एंड सम ऑफ रिमेनिंग 9 क्या मिल जाएगा, 9 ए मिल जाएगा, क्योंकि 9 लोगों का एवरेज अगर ए है तो एवरेज को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवरेज इंटू एन मतलब एवरेज इंटू 9 लोग, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 9 लोग मिल जाएंगे, तो सम ऑफ 9 लोग क्या मिल जाएंगे, 9 ए मिल जाएंगे, एंड सम ऑफ ए प्लस बी मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी मुझे 60 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा। 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 ए प्लस 22 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 60 प्लस 9 ए। 11 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, 9 ए इस डायरेक्शन में भेजूंगा तो 2 ए इज इक्वल टू 66 माइनस 22 क्या मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा। 20 निकाल के 2 कम कर दिया, तो 40 माइनस 2 मतलब 38 मिल जाएगा। तो ए का नया एवरेज क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, मतलब ए का नया एवरेज मुझे 19 मिल जाएगा, एंड एवरेज ऑफ 11 पीपल मुझे क्या मिल जाएगा, 9 लोगों का एवरेज चेंज हो गया है, 15 से 19 हो गया है, क्योंकि ए की एज इंक्रीज हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली 11 लोगों का एवरेज इससे 2 से बढ़ेगा, क्योंकि गैप कितने का था, 2 का गैप था, तो एवरेज ऑफ 11 पीपल मुझे क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज अगर 21 है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एवरेज एंड द न्यू एवरेज। तो ओरिजिनल एवरेज कितना आया था मेरे पास, ओरिजिनल एवरेज 11 पीपल का 17 आया था, एंड न्यू एवरेज 11 पीपल का कितना आया है, 21 आया है। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, 4 ईयर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर मिलेगा। सभी को क्लियर है, शिवानी क्लियर है। ये जो क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एवरेज एंड न्यू एवरेज, ये 11 पीपल के लिए कंबाइंड एवरेज ही बोला है, 9 पीपल का एवरेज नहीं बोला है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो 2 आएगा, ये गलत है, क्योंकि ओरिजिनल एवरेज मतलब क्वेश्चन में जो हमने निकाला था, गिवन था, एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो हमने एवरेज निकाला है, ये एवरेज हो जाएगा न्यू एवरेज, एंड जो क्वेश्चन से हमने निकाला है 17, वो एवरेज हो जाएगा ओल्ड एवरेज। तो ओल्ड एवरेज एंड न्यू एवरेज में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। ठीक है, शिवानी क्लियर है अभी।
एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, क्लियर है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? अ फैमिली हैज 11 मेंबर्स, द एज ऑफ वन ऑफ द मेंबर इज 4 ईयर यंगर देन, सॉरी वही डाटा गिवन है। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिली थी? स्मॉल ए की वैल्यू मुझे मिली थी 15। ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल ए की वैल्यू 15 एंड कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? 17 है। कैपिटल ए मतलब एवरेज ऑफ 11 पीपल, ये कितना मिल जाएगा मुझे? 17 मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखना है कि सॉल्व करूं मैं? सॉल्व ही कर देता हूँ गाइस, देखो। तो क्या बोला है? द एवरेज ऑफ सी डी ई इज 12 ईयर। तो सी प्लस डी प्लस ई, इनका एवरेज मुझे क्या मिल जाएगा? 12। तो इनकी सम क्या मिल जाएगी मुझे? 36 ईयर मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड द एवरेज ऑफ एफ एच आई जे के इज 14। तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो एवरेज को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे सम मिल जाएगी इन 5 लोगों की। आपको क्या फाइंड आउट करना है? द एज ऑफ जी। तो इसमें जी मिसिंग है, क्योंकि ए एंड बी तो मैंने रिमूव कर दिया है। तो बाकी के जो 9 लोग थे, उनमें से जी मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग है एंड यहाँ पर 5 लोग है। तो टोटल नंबर ऑफ 8 पीपल हो जाएंगे। एंड 9th पीपल कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो आपको जी की एज फाइंड आउट करनी है। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पीपल ए एंड बी। ठीक है, 11 पीपल में से ए एंड बी चले गए, तो ये 9 पीपल बचे गए। तो सम ऑफ 9 पीपल क्या मिल जाएगा? सम ऑफ 9, सम ऑफ 9 पीपल इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल जाएगा? एवरेज को 9 से मल्टीप्लाई, 15 × 9 क्या मिल जाएगा? 135। 135 है। एंड 9 पीपल की सम क्या मिल जाएगी मुझे? सी प्लस डी ई एफ जी एच आई जे की। तो सी डी ई की सम क्या है? 36 ईयर। उसके बाद एफ एच आई जे के, इनकी सम मुझे क्या मिल जाएगी? वॉइस क्लियर आ रही है शिवानी? इनकी सम मुझे मिल जाएगी 70 ईयर। एंड प्लस जी इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल जाएगा? 135 ईयर मिल जाएगा। तो जी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? इन दोनों को ऐड करूंगा तो 106। तो 135 माइनस 106 करूंगा, मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 29 आंसर मिलेगा। ठीक है, 29 ईयर। जी की एच मुझे क्या मिल जाएगी? 29 ईयर मिल जाएगी। सभी का यही आंसर आया ना? क्लियर है शिवानी? यही आंसर आ रहा है ना? 29 जी की एज मिल जाएगी मुझे। तो ठीक है, अभी सेशन एंड करता हूँ मैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कल मॉर्निंग 7 AM को करेंगे। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर।